यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है और उसके लिए आपको जैव अणु चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में अवश्य ही आने के चांसेस जो है उनके वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस समय पे पूरा चैप्टर तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या आपको पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अगर आप पढ़ के जाओ तो आपके एग्जाम में केवल वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और आपके नंबर जो भी है वो आ जाए और आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में ये जो चैप्टर है जैव अणु, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले होता है। ठीक है, यानी कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे उनको ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आसान लगता होगा, क्योंकि उन्होंने जो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे मैथ्स के होंगे उनके लिए थोड़ा सा जो नहीं चैप्टर है वो डिफिकल्ट हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि वो ये यहाँ से क्या क्या उनको पढ़ के जाना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो इस चैप्टर से पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की आ जाती है परिभाषा। ठीक है, तो हम लोग समय को वेस्ट कम करते हुए यहां पर देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। ठीक है, तो बोलता क्या है कि कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की भांति परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयां देते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप युक्त क्या होते हैं बताओ। हाँ, ये होते क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का यौगिक होता है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं देखो, यहां पर कुछ क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में जो मीठे होंगे आप उसे बोलते हो शर्करा। ठीक है ना, जो घर में आप यूज करते हो वो होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो होता है पहला कार्बोहाइड्रेट जो आप घर में यूज करते हो, और जो दूध में होता है वो भी क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज आपका एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये सब एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो यहां से आपको ओनली क्या देखना है, हाँ, आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। ठीक है, लैक्टोज हो गया जो दूध में होता है, और जो सुक्रोज होता है आप घर में यूज करते हो शक्कर। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। सैकराइड भी आप इसे क्या लेते हो, सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स भी क्या लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल आपको मैं वही बताऊंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है, देखो यहां से अगला टॉपिक आता है, कार्बोहाइड्रेट को आप लोग कर सकते हो क्लासिफाई, यानी कि उसका वर्गीकरण। ठीक है, देखो क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कितनी अलग अलग इकाइयां हैं उसके आधार पे आप कार्बोहाइड्रेट को जो है वो कई कई भागों में ना बांट सकते हो। पहला आता है मोनोसेक्राइड। भाई मोनोसेक्राइड क्या होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको आप आगे और अधिक नहीं तोड़ सकते छोटी इकाइयों में। ठीक है, अब देखो तो क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सिंपल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, लगभग 20 मोनो जो सेक्राइड्स होते हैं वो आपकी प्रकृति में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे देखो है एनसीईआरटी में, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज। ठीक है, फ्रक्टोज ग्लूकोज राइबोज जो है ये सब के सब क्या है बताओ। हाँ, ये सब के सब होता है मोनोसेक्राइड। आपको पहचानना आना चाहिए, एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कुछ आपको एग्जांपल लिख करके वहां पर डालेगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन कौन सा जो है मोनोसेक्राइड है, कौन इसमें से डाइसेक्राइड है। ठीक है ना, और कौन इसमें से ओलिगोसेक्राइड है, जो भी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है बताओ ओलिगोसेक्राइड। अब देखो क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर हम जल में डालेंगे तो ये जल अपघटन के बाद में जो होगा 10 इकाइयों के अंदर क्या होगा, टूटेगा अलग अलग मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, क्या बोलता है, 2 से अधिक 10 इकाई तक जो क्या होते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम उन्हें बोलते हैं क्या, ओलिगोसेक्राइड। ठीक है ना, ओलिगो के अंदर क्या होता है, डाई होता है, ट्राई होता है। अगर 2 में टूट गया तो डाइसेक्राइड, 3 में टूट गया तो ट्राइसेक्राइड, 4 में अगर टूट गया तो टेट्रासेक्राइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या चीज, हाँ, इनको ओलिगोसेक्राइड। ठीक है ना, अब क्या होता है बताओ, कुछ इसके आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं। डाइसेक्राइड में टूटते हैं, आप जानते हो है ना, इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे वो ग्लूकोज हो गया। ठीक है ना, देखो यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, सुक्रोज को अगर हम लोग जल में डालेंगे तो ये दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, ये जल अपघटित हो जाएगा। किसमें देखो क्या कहता है, अगर आप सुक्रोज को लोगे तो जल के अंदर तोड़ने पर क्या होगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अलग अलग इकाई देगा। तो जो आपके पास कौन है सुक्रोज, ये क्या बताओ, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड हो जाएगा। ठीक है, और माल्टोज से 2 इकाई अलग अलग, कौन, हाँ, माल्टोज से आपको मिलेगा 2 ग्लूकोज के, ठीक है, इकाइयां।
ठीक है भाई। तो ये आपको ना यहाँ से ना ये आपको जानना था कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है। मोनोसेक्राइड हो गया, और कौन हो गया बताओ, ओलिगोसेक्राइड। अब इसमें एक आता है पॉलीसेक्राइड। देखो ये पॉलीसेक्राइड क्या होता है, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप अगर जल में करोगे अपघटित, तो जल में अपघटित होने के बाद में वो अगर 10 से ऊपर कितने भी अलग अलग मोनोसेक्राइड में क्या होते हैं, जल अपघटित होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, हाँ, पॉली सेक्राइड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ना आगे अपचाई और अनपचाई में भी तोड़ते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा। अब क्या देखो उसमें इधर, हाँ, अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अपचाई और अनपचाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक, ठीक है। तो ये ना इस पेज को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। अगर कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं आएगा तो यहां से अपचाई और अनपचाई आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर ही पढ़ के जाए। देखो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अपचाई और अनपचाई में क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लासिफाई, वर्गीकृत, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहां से यदि डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के अपचाई समूह यानी एल्डिहाइड और कीटोन आबंधित होता है तो हम उसे बोलते हैं अनपचाई सकरा, ठीक है। तो अनपचाई सकरा ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि भाई क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो कि डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के अपचाई समूह एल्डिहाइड या कीटोन उसमें अगर है तो हम उसे बोलेंगे अनपचाई सकरा। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा सुक्रोज, ठीक है ना। आपको यहां देखो ध्यान से, यदि सकरा में ये प्रकारात्मक समूह कौन, एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं है तो हम इसे बोलते हैं अपचाई सकरा। और इसका जो एग्जांपल है वो कौन है बताओ, माल्टोज और लैक्टोज। तो यहां से अपचाई और अनपचाई अवश्य पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए कहना ये आवश्यक हो गया कि ये थोड़ा जरूर पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते आ जाओ। अब हमारे पास जो होता है, पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इन रिएक्शंस को जरूर पढ़ के जाए। कम से कम इसमें है तो वैसे 5 रिएक्शन, आप एनसीईआरटी ना उसमें देख लेना, 5 इसमें है कुल रिएक्शन। उन 5 में से ना ये जो 3 यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ये रिएक्शंस ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको जरूर पढ़ के जाना है। अब ग्लूकोज आप सभी बच्चे क्या जानते हो कि C6H12O6 होता है, इस अध्याय को पढ़ने से पहले, या फिर जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ता होगा उसे पता होगा, उन्होंने 11th में ही जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। जो बच्चा मैथ्स के उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं कि ग्लूकोज के अंदर C6H12 आप पढ़ते हो, 6 कार्बन होते हैं। तो ये 6 कार्बन कैसे अरेंज होते हैं, इन सभी कार्बनों की जो मौजूदगी है कैसी होती है, किस तरह से इसके अंदर जो होते हैं अलग अलग ऑक्सीजन जो होता है और जो ये होता है हाइड्रोजन, ये कैसे इसमें होते हैं व्यवस्थित, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसको ये रिएक्शन की हेल्प से ना समझाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो आपको जरूर पढ़ना है। तो पहला क्या बोलता है, अगर हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया, अब आपको यहां पर ना एक बात जाननी है कि ग्लूकोज को हम लोग जो है ना सबसे प्रारंभ में इस प्रकार से करते थे प्रदर्शित, इस प्रकार से, देखो OH हो गया, CHO और फिर क्या होगा इसमें CH और OH, ठीक है ना, और यहां पर 4 लग गया और यहां पर क्या लग गया बताओ, उसमें CH2 और OH। प्रारंभ में हम लोग ग्लूकोज को इस प्रकार से ही करते थे प्रदर्शित, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ना केवल C6H12 और O6 ही लिखते थे, लेकिन बाद में कुछ रिएक्शन की हेल्प से ये हमको ज्ञात हुआ कि आप लोग इस प्रकार से लिखते हो ग्लूकोज की संरचना, ठीक है ना, यानी कि 4 इसमें 6 जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, C एटम होते हैं, परमाणु। देखो HI के साथ जो रिएक्शन होगी ना वो क्या होगी, अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ लोगे, HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसको आप हल्का सा दोगे हीट, यानी कि आप इसे दोगे टेम्परेचर करोगे राइज, तो ये इस प्रकार का कौन सा, हाँ, एनहेक्सेन, यानी कि एक 6 कार्बन वाले सीधे चेन में क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। पहला रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब भी HI के साथ में होगा और हीट होगा तो आपको एनहेक्सेन मिलेगा, यानी कि 6 कार्बन की एक सीधी चेन मिलेगी, श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे ये सिद्ध हो गया था, देखो इस रिएक्शन से सिद्ध हुआ था कि ग्लूकोज के अंदर कुल 6 कार्बन परमाणु होते हैं और वो स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, इससे प्रूफ हो गया था, ठीक है ना, इस रिएक्शन से। क्वेश्चन अगर बोर्ड में ये वाला आ गया कि आप ये बताओ कि कार्बन की 6 कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज में, तो आप किस रिएक्शन से कर पाओगे इसको सिद्ध, तो HI से, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आता है ये, अगर हम ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन डाल देंगे तो आपको क्या मिलता है, एक नया रिएक्शन, इससे सिद्ध होता है कि इसके अंदर कौन है, कार्बोनिल समूह है, ठीक है ना। अगर आप ग्लूकोज के अंदर ही HCN यानी कि साइनोहाइड्रिन डाल देंगे तो आपको यहां पर एक नया
ठीक है ना। साइनोहाइड्रीन डालने से आपको यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, एक अलग उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, याद करके जरूर जाना चाहिए। और इससे भी ज्यादा जो है, एक तो पहला था इसमें इंपॉर्टेंट, और एक चौथा, ग्लूकोज के अंदर हम लोग अगर ब्रोमीन जल, जी हाँ ब्रोमीन जल अगर डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखो ऊपर जो एल्डिहाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, हाँ अब कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रोमीन जल वाले रिएक्शन से सिद्ध होता है कि इसके अंदर जो है कौन है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड जो है ना वो उपस्थित है, क्योंकि इसने ब्रोमीन जल ने एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर दिया, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको एक रिएक्शन एक के आपको ध्यान यानी कि पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए ग्लूकोज का जो है इन सभी रिएक्शन के बाद में एक हमें इस प्रकार का क्या हुआ, स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। देखो आपको ये बनाना जरूर आना चाहिए, कैसे याद रखना है आ जाओ समझते हैं। देखो आप ऐसे बनाओगे लाइन सीधी, ऊपर आप CHO लगा दोगे, फिर आपको इसमें 1 2 3 4 खींचने डंडे, ठीक है। ये चारों जो कार्बन होगा ना ये यहां पर होगा, जहां पर ये देखो आपको ये कार्बन होगा, 1 2 3 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया। आपको यहां पर OH लगाना है, फिर आपको H लगाना है, फिर OH, फिर OH, और लास्ट में आपको CH2OH लगाना है, ठीक है। देखो अब ये देखो आप ध्यान से, अगर आप इतना याद कर लोगे, CHO होगा ऊपर, नीचे कौन होगा, CH2OH होगा, 3 4 बार आप लिख के देखो आपको याद हो जाएगा अवश्य। OH लगाओगे सबसे पहले, OH फिर H, फिर OH, फिर OH, फिर OH। अब जिसके पास OH होगा इधर H पक्का आएगा, इधर अगर H है तो यहां पर OH आ जाएगा। अब यहां पर कौन हो गया, OH हो गया, तो इधर H आ जाएगा, इधर भी H आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये, तो ये क्या है, ग्लूकोज का एक अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि इन सभी रिएक्शन को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है ना याद करके जाने अच्छे से, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके बाद में जो आता है बताओ, देखो इसके बाद में आता है हावर्त संरचना। बाद में क्या हुआ, हावर्त नाम के वैज्ञानिक ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया उन्होंने, और पायरेन से उन्होंने क्या करा, स्ट्रक्चर को हाँ बनाया। हम इसे बोलते हैं हावर्त संरचना। अगर एग्जाम में आ गया कि हावर्त, ग्लूकोज के हावर्त संरचना बनाइए, तो आप ये दोनों बनाएंगे। आइए इसको सीखते हैं कि आप कैसे बना पाओगे, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले जो ध्यान आपको जो रखना है, ये आपको रखना है कि आप इस टाइप से लोगे, ठीक है। हम इसे बोलते हैं पायरेन, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है भाई। इसमें यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर क्या होता है बताओ, इसमें होता है इधर ऑक्सीजन। आप इसमें ऐसे लाइन खींचोगे सभी। अब ये दो टाइप का होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। अल्फा डी आपको याद रखना है स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखो ये अल्फा डी होगा, अल्फा डी प्लस, और यहां पर क्या है, ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है ना, ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कैसे, देखो सबसे पहले अगर अल्फा बताओ ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से अल्फा स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना क्या है, ए से अल्फा, ए मतलब अबो, मतलब ऊपर, ऊपर होता है वैसे रियल में इंग्लिश में, लेकिन आपको ए से अल्फा, ए से बिलो, अबो मतलब बिलो, अबो मतलब भाई, अबो मतलब नीचे, क्या आपको तो इसका ट्रिक याद करने का दिया गया है। OH समूह कहां आएगा, नीचे आएगा, ए फॉर अल्फा, अल्फा ए से स्टार्ट होता है, ए से होता है अबो, अबो मतलब नीचे, वैसा अंग्रेजी में होता है ऊपर, लेकिन आप यहां पे आते हो नीचे, नीचे क्या, OH समूह नीचे आएगा, ठीक है ना। फिर आपको इसमें, फिर इसमें आपको नीचे OH लगाना है, इसमें फिर H, फिर OH, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखना है। फिर यहां पर क्या आएगा, CH2 और ये OH, देखो भाई OH आ गया। अब यहां पर बस चेंज आएगा बीटा वाले में। अगर आप बीटा बनाओगे, देखो बीटा ऐसे बनेगा, बीटा हम आपको बना के दिखा देते हैं ना, देखो अब देखो ध्यान से, बीटा बोला। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा क्या, बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी पायरेनो, ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज अगर आप लिखोगे, देखो बीटा वाला हो गया, तो बीटा बी, बी फॉर बिलो, बिलो मतलब ऊपर, वैसे नीचे होता है इंग्लिश में, लेकिन यहां पर हम लोग याद करने के लिए बी देख रहे हैं, बीटा, बी से मतलब होता है क्या, बिलो, बिलो मतलब ऊपर। तो जब यहां पे आप ऊपर लगाओगे OH, मैं ऊपर क्या लगाओगे, बीटा वाले में OH ऊपर होगा और अल्फा वाले में OH नीचे होगा, और कोई अंतर इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर फिर H आ जाएगा, फिर हो गया तुम्हारा OH, फिर H, है ना।
फिर यहाँ पर क्या आएगा OH आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई। अब देखो जहां पर OH है वहां पर H लगा दो, नीचे H है तो ऊपर OH लगा दो, नीचे H है, नीचे कौन है OH है तो ऊपर H लगा दो, है ना। आपको ऐसे लगाना है और यहाँ पर CH2OH फिक्स रहेगा। देखो फिर यहाँ पर H आ गया, ऊपर क्या हो गया OH, ये आपको ध्यान रखना है। OH यहाँ पर है तो ऊपर क्या H आएगा, नीचे क्या H है तो ऊपर OH आएगा, नीचे क्या है OH तो ऊपर H आएगा, ठीक है ना। बाकी सेम रहेगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज याद करने का ट्रिक ये है कि भाई साहब देखो यहां पे कौन है OH समूह नीचे है, अल्फा ए मतलब अबो मतलब नीचे OH लगाओगे, ठीक है ना। और बाकी सब OH H OH H, ठीक है ना। देखो OH लगाओ फिर H लगाओ फिर लगाओ OH, ये याद कर लो OH H OH, ठीक है ना। अब बीटा में क्या होगा H ऊपर जाएगा, H कहां जाएगा बताओ, सॉरी OH ऊपर जाएगा क्योंकि बीटा बी मतलब बिलो, बिलो मतलब होता है ऊपर हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ऊपर कौन रहेगा OH समूह, बाकी दोनों सेम, ठीक है ना। तो आप ये हार्वर्ड का स्ट्रक्चर आवाज से बनाकर जाए। देखो आगे इसमें क्या आता है अमीनो अम्ल। अच्छा इसमें ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। ग्लाइकोसाइडिक आबंध है ना इसमें आता है, ठीक है। देखो अब आता है अमीनो अम्ल। सभी जानते हो कि अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं बताओ, अमीनो अम्ल बॉडी के अंदर संश्लेषित हो सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। देखो अमीनो अम्ल का सबसे पहले क्या होता है परिभाषा, तो परिभाषा होता कुछ नहीं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है अमीनो अम्ल, जिसमें क्या होता है अमीनो अम्ल के अंदर कार्बन होता है, उस कार्बन के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल और H एमीन समूह और एल्किल समूह जो होता है अटैच होता है, हम इसे बोलते हैं क्या अमीनो अम्ल बोलते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं आपस में जुड़कर, ठीक है ना। बढ़ते आगे, अमीनो अम्ल जो होता है दो टाइप का होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल और होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जो अनावश्यक होता है, अनावश्यक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब हमारी बॉडी खुद से अपने अंदर क्या करती है संश्लेषित करती है अमीनो अम्ल का, हम उसे बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। कौन कौन से होंगे देखो, इसके अंदर होता है ग्लाइसिन एलानिन, ठीक है ना, ये होते हैं कौन से अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। अब कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है, उसे हम लोग खाने के माध्यम से हम बाहर से लेते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ आवश्यक, मतलब कि आवश्यकता है आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ये आपके ना 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, बोर्ड एग्जाम। तो आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जरूर जाना है, मुझे लगता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। देखो अब आता है आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, वेलानिन होते हैं, ल्यूसीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, अर्जिनिन है ना, और लाइसिन, ये कुछ अमीनो अम्ल के यहाँ पर नाम लिखे हुए, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी में ना क्या इसका एक पूरी तालिका दी हुई है, उसमें हिस्टिडीन है ना, हिस्टिडीन भी होता है, हिस्टिडीन भी होता है एक आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है ना। तो आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल अवश्य पढ़कर जाए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा। अब क्या है अमीनो अम्ल जो होता है एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, अब यहां पर क्या है RCH हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहां पर कौन है बताओ OH है। अब यहां पर क्या बताओ NH2 होता है। अब यहां जो NH2 से नॉन पेयर भी है, ये देखो ये क्या है, ये तो हो गया इसका कौन सा अम्लीय, अम्लीय प्रकृति हो गया, अम्लीय समूह हो गया, है कि नहीं, अम्ल गुण होता है इसका। अब इसी के अंदर मतलब कौन है ये NH2 भी है, और ये जो होता है कैसा, हाँ ये जो होता है क्षारीय, क्षारीय होता है। अब इसकी वजह से क्षारीय है, ये कैसा है अम्लीय है। तो इसके जो होते हैं कौन बताओ, इसके जो H होते हैं ये वाला H ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और ये कुछ ऐसा बना लेते हैं RCH, C डबल बॉन्ड नेगेटिव हो गया, और यहां पर NH3 और ये प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन जो है ना एक अच्छा टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यूटर आयन क्या होता है, अगर पेपर में आ गया तो आप इसका रिएक्शन बना करके समझा देना कि भैया देखो इसके अंदर कौन है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है जो कि प्रोटॉन दाता होता है, और इसी के अंदर जो होता है एमिनो समूह होता है NH2 जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो प्रोटॉन को स्वीकार करके और क्या करता है ये, हाँ क्षारीय गुण अपना दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक अलग सी क्या बनती है अवस्था बनती है इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था में ये आ जाते हैं, हम इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है ना। ये प्लस आ गया इसके ऊपर क्योंकि इसने जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसने त्याग दिया, ठीक है ना। अब बढ़ते आगे देखो,
अब दो अमीनो अम्ल जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं जिस आबंध के साथ में, उस आबंध को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड आबंध। ठीक है ना भाई? तो पेप्टाइड आबंध जो होता है बहुत इंपोर्टेंट होता है। देखो एक अमीनो अम्ल ये रहा भाई, NH2 है ना, फिर CH2 हो गया, COO और ये H। ठीक है ना? एक दूसरा अमीनो एसिड है, उसका आप क्या लो? H लो। H लो, किससे लो? H NH2 समूह से लो। ठीक है ना? और यहां पर क्या होता है, पास CH हो गया और यहां पर CH3 है ना भाई? हाँ ठीक है। और यहां पर क्या है इधर? COH। देखो थोड़ा मैं इसको ना अच्छे से करके दिखाता हूं। इधर हो गया तुम्हारे पास में COH हो गया। ठीक है ना? और यहां पर क्या है? CH3। देखो इस अमीनो अम्ल का H लेंगे, इस अमीनो अम्ल का ये लेंगे, क्या इसका OH लेंगे भाई, H नहीं लेंगे। H तो उसका लेंगे। थोड़ा मैं इसको अच्छे से बनाता हूं। C यहां रहेगा, डबल बॉन्ड इधर, इधर H हो गया और O। ठीक है? इसका OH, इसका H। पानी बाहर निकल आता है, पानी बाहर निकाल दो। पानी बाहर निकालते ही ये रहा, पानी बाहर निकल गया और इसमें क्या बना बताओ? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, और तो ये एक आबंध बन गया NH के साथ। ये जो आबंध है ना, बस इसी आबंध को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? पेप्टाइड। हाँ, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना? आप इसे बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है? तो ये क्या है? अमीनो अम्ल, जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं एक आबंध से, तो हम उस आबंध को क्या बोलते हैं? हम उस आबंध को बोलते हैं पेप्टाइड आबंध। ठीक है ना? ये रहा पेप्टाइड आबंध। ठीक है भाई? NH हो गया, फिर यहां पर क्या है? CH, इधर COH और यहां पर CH3। ठीक है? तो पेप्टाइड बंध आपको पता होना चाहिए। देखो ये रहा, GLY से होता है क्या? हाँ, ग्लाइसिन, और ALA से होता है एलानिन। तो इसको मिला करके बोलते हैं क्या? ग्लाइसिन एलानिन। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। तो पेप्टाइड बंध यहां से ना समझाना मेरा क्या था, एक वो था मैन मोटो जो एग्जाम में यहां से आएगा। ठीक है ना? अब क्या बोलता है? प्रोटीन हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? देखो जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध से, तो क्या बनता है? डाइपेप्टाइड, फिर बनता है ट्राइपेप्टाइड, फिर बनता है क्या? टेट्रा, फिर बनता है पेंटा। तो एक अलग अलग जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से ये क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। जब ऐसे ऐसे 100 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड आबंध से, तो प्रोटीन बनता है। और जब प्रोटीन ये आपस में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड अणु जुड़ करके बना लेते हैं, 1000 यू अणु भार इसका हो जाता है, तो हम उसे प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या होता है? बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड आबंध के माध्यम से जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं। और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं बहुत सारे आपस में जुड़ करके 1000 से अधिक अणु आपस में जुड़ते हैं, तब ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? पता होना चाहिए। प्रोटीन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना? प्रोटीन जो होते हैं बताओ कितने? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेशेदार प्रोटीन और एक होता है हमारा गोलिकाकार। तो रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ये ध्यान रखना, रेशेदार। अगर मैं कोई रेशम का टुकड़ा पानी में डाल दूंगा, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। लेकिन अगर मैं अंडा गिर दूं पानी में तो घुल जाएगा। ठीक है ना? तो अंडे के अंदर का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसमें होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, जो जल में घुलता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रेशेदार प्रोटीन होता है और गोलिकाकार प्रोटीन होता है। ठीक है ना? देखो जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये जल में घुलते नहीं, पहली बात। एग्जाम्पल कौन कौन है? एग्जाम्पल यहां पर है कीराटिन, कीराटिन। ठीक है भाई? ये ऊन में होते हैं, बाल में होते हैं। ठीक है ना? और रेशम में। ठीक है? रेशम, ऊन और बाल में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं कौन सा? रेशेदार प्रोटीन। ठीक है ना? ये जल में नहीं घुलते। मांसपेशियों में कौन होता है? मायोसिन होता है। ठीक है? तो मायोसिन प्रोटीन का होता है मांसपेशियों में, जो जल में नहीं घुलते। ठीक है? आपको ध्यान रखना है। गोलिकाकार प्रोटीन जो हमारी होती है वो कौन होती है बताओ? ये हमारी होती है कौन? अंडे के अंदर होता है। कौन? एल्बुमिन। ठीक है ना? इंसुलिन जो होता है आपकी बॉडी में खुद ही होता है। तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलिकाकृत प्राप्त कर लेती है, और इसके अंदर जो होगा ना वो समांतर रूप में होते हैं, इनके ऊपर नीचे चेन। ठीक है ना? देखो यदि सॉरी यहां पर क्या है? हाँ, प्राप्त कर लेती है। ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती है, ये सामान्यतः जल में विलय होते हैं, ये जल में घुलते हैं। तो इसका जो एग्जांपल कौन है? इसका एग्जांपल हो गया इंसुलिन और एल्बुमिन। आपको ध्यान रखना है, गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा होता है? इंसुलिन और एल्बुमिन होता है। और जो रेशेदार होता है वो हमारा कौन होता है? हाँ, केराटिन होता है। क्या पढ़ेंगे आज हमको पूरा नहीं आ रहा। हाँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? बाल, ऊन हो गया और रेशम में मांसपेशियों में होता है मायोसिन। आगे बढ़ते आ जाओ। देखो अब आता है तुम्हारा प्रोटीन का विकृतीकरण। ये क्या होता है? डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना? प्रोटीन। ये एग्जाम के अंदर ना देखो ये टॉपिक जो बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली क्या होता है विकृतीकरण। ठीक है?
तो ये इंपोर्टेंट हो गया। देखो जैव निकाय मतलब आपकी बॉडी, आपके बॉडी के अंदर क्या अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं ना, तो जैव निकाय में पाई जाने वाली विशेष जो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जो कि जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन होते हैं। जैविक सक्रियता का मतलब होता है बायोलॉजिकल एक्टिवेशन होता है उसके अंदर, जो कि प्रोटीन से क्या होता है, आपको मेंटल हेल्थ को, बॉडी हेल्थ को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि यदि आप किसी प्रोटीन को देखोगे आपकी बॉडी के अंदर है, तो आप उसको बोलोगे प्राकृतिक प्रोटीन, जो आपकी बॉडी में अच्छे से काम कर रहा है, आपकी बॉडी की हेल्थ को डेवलप कर रहा है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन जो है दिया हुआ आपकी बॉडी में, वो होता है प्राकृतिक प्रोटीन, पेड़ पौधों में होता है। लेकिन अगर उसी प्रोटीन के अंदर पीएच चेंज हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए, या कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तो वो जो प्रोटीन होगी अपनी जो जैविक सक्रियता है वो खो देती है, ठीक है ना। जैविक सक्रियता खो देती है। मान लो अगर कोई अंडा है, अंडे को उबालने से पहले देखो ध्यान से, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक प्राकृतिक प्रोटीन है, लेकिन आप जैसे ही उसको बॉईल कर दोगे, तापमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो अंडे के अंदर जो प्रोटीन है ना, वो अपनी सक्रियता, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, वो लॉस हो जाती है, वो खो देती है। तो इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है, जो तापमान में या रासायनिक परिवर्तन की वजह से जो अपनी प्राकृतिक सक्रियता खो देती है, तो हम उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, एक यहां पर एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि प्राथमिक प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होता है, केवल द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ प्रोटीन का होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते आगे। अब आता है विटामिन। देखो क्या होता है, सबसे पहले आता है विटामिन। तो ये टॉपिक जो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर से, ठीक है। इसके सिवाय पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। देखो अब आता है विटामिन। एक्चुअली विटामिन है क्या, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना विटामिन की परिभाषा। देखो विटामिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, जो कि कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, और तुम्हारे कोर्स में है, तुम्हारे कोर्स में है तो पेपर में भी आएगा, बोर्ड में। क्या बोलता है, ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक है पदार्थ, जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि होती है, स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है, ठीक है। तो आपके बॉडी का रखरखाव जो होता है वो प्रोटीन ही करता है, सॉरी विटामिन करता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, देखो अब विटामिन जो होता है ना, ये ABCD होता है, ABCD और E भी होता है, ठीक है ना। आदि अक्षरों द्वारा क्या करते हैं, इसको निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम B को B1 B2 B3 में तोड़ते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है बताओ, डी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, भाई क्या ये विटामिन है। B1 B2 क्या है, ये भी विटामिन है, ठीक है। तो आपको देखा था परिभाषा। उसके बाद क्या आता है बताओ, उसके बाद आता है विटामिन की क्लासिफिकेशन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक विटामिन आपका होता है कौन सा बताओ, एक आपका होता है वसा विलय विटामिन, अडेक, आपको ध्यान रखना है, ADEK। देखो ये विटामिन होता है जो जल में घुलते हैं, सॉरी जल में नहीं घुलते हैं, ये फैट में घुलते हैं, फैट सोलुबल विटामिन, यानी कि वसा विलय विटामिन। ये विटामिन जो होते हैं किसमें, तेल में घुलेंगे, और फैट यानी कि हाँ वसा में घुलते हैं, परंतु जल में नहीं घुलते हैं। ADEK जो विटामिन होता है, आपको याद रखना है अडेक। क्या बताओ, अडेक, आपको अडेक याद रखना है। यकृत यानी कहां, हाँ लीवर में आपको देखने को मिलता है। एडिपोज क्या करता है, ये फैट को स्टोरेज करता है, फैट यानी कि वसा का संग्रह करता है, ठीक है ना। ऊतक में संग्रहित हो रहता है। तो कहां मिलता है बताओ, फैट सोलुबल जो होता है ये हमारे ऐसे स्थान पर मांसपेशियों में हो गया, ठीक है ना, लीवर में हो गया। अब होता है जल में विलय विटामिन, ये बड़ा इंपोर्टेंट है भाई। बी के जितने भी ग्रुप है, B1 B2 B3 है ना, B4 और C, अच्छा B6 भी आता है, B6 राइबोफ्लेविन नाम का होता है विटामिन, ठीक है ना, B6 जो आपके रक्त को बनाने में काम करता है, ठीक है ना। एक होता है C, विटामिन C। ये दोनों विटामिन जो होते हैं B कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या B समूह हो गया, ठीक है ना। तो B विटामिन और C विटामिन, ठीक है ना। ये अच्छा B12 इसमें आता है ना, B12 इसमें आ गया, ठीक है। ये विटामिन जो होते हैं ये सब जल में घुलते हैं। एक बात यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है कि देखो विटामिन C की बात करें विस्तार से, विटामिन C जल में विलय है, अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा जाता है। किसको, C को और B को। जल में विलय विटामिनों की पूर्ति हमारे
खाने में नियमित रूप से होनी चाहिए। आप खाना खाते हो तो आपको विटामिन साथ में जरूर लेना है, खासकर सी और बी। क्यों? ये जल में घुलते हैं। अब जो विटामिन जल में घुलते हैं तो आप जब मूत्र विसर्जन करते हो तो मूत्र विसर्जन के दौरान मूत्र मार्ग से ही मूत्र के साथ साथ में क्या होता है, ये विटामिन भी निष्कासित हो जाते हैं। अब बताओ आप दिन में कितनी बार जाते हो मूत्र के लिए? तो आप जितनी बार जाते हो मूत्र के लिए उतनी बार क्या होता है बताओ, ये विटामिन उस मूत्र से निकल जाता है बाहर। तो जब विटामिन बार बार निकल रहा है तो हमें बार बार कंज्यूम करना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा। तो ऐसे विटामिन को क्या होता है, जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे विटामिन को हमें आहार के साथ नियमित रूप से क्या करना होता है, ग्रहण करना होता है, ताकि विटामिन की कमी ना हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। इन्हें हमारे शरीर में विटामिन B12 के अतिरिक्त संचित नहीं किया जा सकता, यानी कि विटामिन B12 ही केवल ऐसा है जो जल में घुलनशील है और हम इसको बॉडी में संचित कर सकते हैं, विटामिन B12। बाकी जो होता है B12 के सिवाय बाकी जो बचा B1, B2, B3, B4, B6, ये विटामिन सी, इनको हमें जल के साथ बाहर निकलना पड़ता है, नॉट जल, मूत्र के साथ में, है ना। तो क्या होता है, इनको हमें वापस लेना पड़ता है खाने के साथ कंटिन्यू। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन सी को हमें नियमित रूप से डॉक्टर लेने की एडवाइस क्यों देते हैं, सलाह। ठीक है ना, आगे बढ़ते आ जाओ। अब आप देखो ये कुछ तालिका है, यहां से भाई सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए कहां होता है, इसका स्रोत हो गया, ये हो गया कहां काम आता है, मतलब कि अगर डिफिशियंसी हो गई, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको ये रोग हो सकता है, आंखों का कॉर्निया, ठीक है ना, यानी कि जियो ऑप्थेल्मिया, ठीक है ना, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। रात्रि अंधता, बेरी बेरी का रोग है ना, ये होता है विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। एक बात ध्यान रखना, जिस जिस विटामिन का यहां पर केमिकल नेम दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ लेना है, छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B6 को बोलते हैं क्या, पिरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। कहां कहां मिलता है ये आपको बताओ, खमीर में होता है, दूध में होता है। देखो दूध सभी का स्रोत है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि विटामिन के ऊपर टिप्पणी कीजिए, तो आपको विटामिन क्या होता है वो लिखना है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के क्या एग्जाम्पल है, और फिर विटामिन के टाइप यहां पर आपको लिखना है, उसका स्रोत लिखना है और सबका इधर क्या काम होता है, ठीक है ना। इसमें विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B6 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन यहाँ पर क्या बताओ, B12 हो गया। तो इनके ना बड़े जो अच्छे अच्छे जो एग्जांपल्स हैं उसमें तो दिया हुआ है, ठीक है ना, कहां से आपको मिलता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसका जो काम क्या होता है देखो, रिकेट्स, बच्चों में अस्थि विकृतता, यानी कि हड्डी ना कमजोर हो जाता है। सर आप जानते हो ना, हड्डी वालों के लिए क्या होता है, विटामिन डी चाहिए होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि विटामिन डी ना लोग बोलते हैं कि धूप में से मिलता है, तो एक्चुअली धूप में होता नहीं है, धूप में विटामिन डी नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, आपके जो स्किन होता है ना, इसमें होता है केमिकल, ठीक है ना, उस केमिकल को जो होता है एक्टिवेट करता है धूप, जिससे विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है उस केमिकल की वजह से, ठीक है ना। विटामिन ई हो गया, यह सब्जियों के अंदर होता है, ठीक है ना, तेल में होता है। आरबीसी की भूरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों की कमजोरी के ना उसमें काम आता है, मतलब कि अगर हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो विटामिन के ब्लड को थक्का में बनाने में काम आएगा, ठीक है ना। रक्त के थक्का जमने के समय वृद्धि करता है, ठीक है ना, समय में वृद्धि करता है। अगर हल्का कट लग गया तो आप क्या चाहते हो, खून बाहर ना जाए, रक्त ना जाए बाहर। तो अगर आप ये चाहते हो तो आपके बॉडी के अंदर विटामिन के अच्छे से भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर कम हो गया तो आपके थक्के जल्दी से नहीं बनेंगे और आपका ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते आ जाओ। न्यूक्लिक अम्ल, देखो भाई न्यूक्लिक अम्ल सभी लोग जानते हो, है ना, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, आरएनए और डीएनए, इसके बड़े अच्छे एग्जांपल, ठीक है ना। आओ देखते हैं, देखो डीएनए और आरएनए आपको जरूर पढ़ के जाना है, दोनों में अंतर क्या होता है पढ़ना है। उसके में क्या है, देखो डीएनए के अंदर 4 क्षारक होते हैं। क्षारक कौन कौन होते हैं, 4 होते हैं। पहला एजीसीटी, यानी कि ए से क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 प्रोटीन हमारे 4 इसमें क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और आरएनए में जो होते हैं क्षारक 4 होते हैं, 3 तो सेम रहेंगे, लेकिन यूरासिल जो होता है ये होता है आरएनए में। तो आरएनए में क्या होगा, यूरासिल होगा, डीएनए में कौन होगा,
यह थायमीन होगा, ठीक है ना, बाकी 3 सेम रहते हैं, तो तीनों क्षारक डीएनए में समान होते हैं, परंतु चौथा जो होता है वो यूरासिल होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और डीएनए और आरएनए में आपको एग्जाम्पल जरूर पढ़ना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, डिफरेंस क्या होता है ये आपको पढ़ना है। एक इसमें आता है हार्मोन, देखो आपके एनसीईआरटी में हार्मोन है, ठीक है ना, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी में तो क्वेश्चन ना आ जाता है, तो यहाँ पे नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक निगाह हार्मोन पे मार लेना। हार्मोन क्या करता है, एक संवाहक की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। हार्मोन वह गुण होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं, यह शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अलग अलग बॉडी, जहां पर न्यूरॉन नहीं जा सकता वहां पर हार्मोन जाकर के अपना कार्य करता है, ठीक है ना। अब न्यूरॉन का क्या क्या कार्य होता है ये सब सभी जानते हैं बायोलॉजी के बच्चे, ठीक है ना, मैं सालों को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यानी कि मैंने 35 से 36 मिनट के अंदर जो है ये पूरा चैप्टर रिवाइज इंपोर्टेंट टॉपिक को समझा दिया है। इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ करके जाएं, ठीक है। इससे बाहर जैव अणु से क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम 10 नंबर का ये आपका चैप्टर है, तो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में, जहां पर मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स समझा रहा हूंगा पेपर से पहले, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाना अच्छे से खाइए, ठीक है। इतना अधिक खाना ना लें, उससे नींद आएगी, तो आप अधिक से अधिक पढ़िए, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है 2-3 दिन का ना, 2 दिन का टाइम आपके पास में है, तो आप जरूर उसको अवश्य यूटिलाइज कर लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और इसके बाद जब पेपर आपका हो जाएगा तो आपकी कंपटीशन की CUET का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं लगातार वीडियो लेक्चर लाता रहूंगा, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू।